तो बच्चों आज हम समझेंगे कि क्यों हमारे लिए रे ऑप्टिक्स ज़रूरी है और प्रैक्टिकली ये हमको कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाई शुड वी स्टडी द रे ऑप्टिक्स। एक इंसान के अंदर एक जज्बा होता है, एक चाहत होती है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसका मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा या ये मुझे कहाँ यूज़ करूँगा मैं इसको। बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिकली हम कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे। पूरी ज़िंदगी हो जाती है डिफरेंशिएशन का हम कहीं अपनी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं करते। तो हालांकि करते हैं लेकिन यहाँ पर वो जगह नहीं है कि कहाँ पर हम ये डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, हम इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करेंगे कि रे ऑप्टिक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, प्रैक्टिकली हम इसको कहाँ अप्लाई करते हैं और हमारे फ्यूचर में जाकर ये हमको कहाँ पर एज ए करियर फ़ायदा दे सकता है। इसलिए हमने ये टॉपिक लिया, व्हाई शुड वी स्टडी द रे ऑप्टिक्स। हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका जवाब है कि इट एक्सप्लेन्स हाउ लाइट बिहेव्स एज इट इंटरैक्ट्स विद द वेरियस मटेरियल्स एंड सरफेसेस। कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि जब कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो उसके बाद होता क्या है। सर कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ने वाली बात है। क्योंकि इतनी बेसिक चीज तो हम जानते ही हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें दिखाई देता है और दिख रहा है तो वो किस वजह से, कि जब कोई लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पर पड़ी, कोई लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पर फॉर एग्जांपल इस बोर्ड पर स्ट्राइक करी और ये लाइट रे स्ट्राइक करके मेरी आंखों तक आ रही है तो मुझे ये बोर्ड दिख रहा है। इसका मतलब कि लाइट रे हमारी किस ऑब्जेक्ट पर, किस सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है ये मैटर करता है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स। जैसे कुछ जनरल फिनोमेना हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस एक एंगल पर डाइवर्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब अगर वो लाइट रे हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सम केसेस में वो लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है लेकिन उससे रिफ्लेक्ट नहीं होती, उससे रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी उसका पाथ चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इन्हीं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से इमेजेस बनती हैं जो कि लेंस या मिरर्स के जरिए से बनती हैं। यानी हमने उस लाइट रे के पाथ में कोई लेंस रख दिया, कोई मिरर रख दिया। अब उस लेंस के रखने की वजह से या उस मिरर के रखने की वजह से हमारे ऑब्जेक्ट की क्या इमेज बन रही है, कैसी इमेज बन रही है, कहाँ इमेज बन रही है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये हमारी नॉर्मल लाइफ में भी है। भाई मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूँ और मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे भी रे ऑप्टिक्स लग रही है। अगर मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ और मुझे रियर मिरर में पीछे वाली गाड़ी दिखाई दे रही है तो इसमें भी रे ऑप्टिक्स लग रही है। तो हम जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से हर वक्त और हर जगह हमें इस रे ऑप्टिक्स से आमना सामना करना पड़ रहा है। और अगर इसी चीज को हम डीप में जाके समझ लेते हैं तो ये नॉर्मली भी एक हमारे लिए जनरल अवेयरनेस का जरिया बनेगी, जनरल नॉलेज हमको हासिल होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इजीली हम कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्यों पढ़ना है रे ऑप्टिक्स? क्योंकि रे ऑप्टिक्स जो है इसके जरिए हमको कुछ फिनोमिना मालूम चलते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, जैसे रिफ्रैक्शन है और इमेज फॉर्मेशन है कि इमेज बन रही है, क्यों बन रही है, कहाँ बन रही है। और ये हमारी नॉर्मल लाइफ में होता रहता है, जैसे मैंने प्लेन मिरर का एग्जाम्पल दिया, ठीक। अच्छा ठीक है सर, इतनी बात हो गई कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए, थोड़ा बहुत हमको समझ में आ गया। लेकिन हमारे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये चैप्टर हमको फायदा दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। कैसे? ये देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रे ऑप्टिक्स। प्रैक्टिकली ये हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये हमको तमाम जगह देखने को मिलेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जैसे जिस फील्ड में जाएंगे हो सकता है वो फील्ड पूरी की पूरी आपकी, वो करियर आपका रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड हो। जैसे पहला हमने एप्लीकेशन लिया है यहाँ पर
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, प्रोजेक्टर्स, बाइनोकुलर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में मिरर्स का इस्तेमाल होता है, लेंसेज का इस्तेमाल होता है, लाइट रेज इन मिरर्स से रिफ्लेक्ट होती हैं, इन लेंसेज से पास होती हैं, एक इमेज फॉर्मेशन होती है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी किसी न किसी कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है और उसमें कहीं ना कहीं लेंस का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं से लाइट रे आ रही है। तो एक जनरल लाइफ में आज हम जानते हैं कितना ज़्यादा हमारे लिए मोबाइल या कैमरा ज़रूरी हो गया है। हर पल अगर आज मोबाइल हमारे साथ ना हो तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमारे से दूर हो गया हो। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हर वक्त हमको फ़ोटो क्लिक करनी है, वीडियो बनाना है, तमाम चीज़ें। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कैमरे की क्या वैल्यू है एक नॉर्मल आदमी इस ज़माने में समझता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है जो कि बहुत माइनर वर्क करते हैं, बहुत छोटे काम करते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल तक चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, और इस बायोलॉजी के स्टूडेंट्स और आप अगर सिर्फ इसी की बात करें तो आगे बहुत बड़ा एक ऑप्शन मिल जाता है हमको करियर का कि भाई आप बायो इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं तो वहां पर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको वहां पर इन सब चीज़ों की यानी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। आगे आता है टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमी में जो करियर बनाना चाहता है, स्पेस साइंस में जो करियर बनाना चाहता है और स्पेस में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें करियर बनाना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वहां पर हम सब जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब टेलीस्कोप्स के जरिए हो रही हैं। तो वहां पर भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम रे ऑप्टिक्स को जानें। प्रोजेक्टर्स, आज हर जगह प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल है, हर जगह। ये जो मूवीज थिएटर में दिखाई जाती हैं ये भी विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर दिखाई जाती है। और जो स्मार्ट क्लासरूम है आजकल स्मार्ट क्लासरूम में जो क्लासेस हो रही हैं वो भी प्रोजेक्टर्स के जरिए हो रही हैं। बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल नॉर्मली हम करते ही हैं, लेकिन आर्मी और जो हमारी डिफेंस है ये बाइनोकुलर्स, इनके बड़े अच्छे बाइनोकुलर्स होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल, सिर्फ एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने बताई आपको रे ऑप्टिक्स की। अगला क्या है? विजन एंड करेक्शन। ये तो हमारे सुबह शाम का मसला है कि भाई नज़र कमज़ोर हो गई, दिखाई कम दे रहा है, ठीक है, आंखों का नंबर बढ़ गया है, चश्मे का नंबर बढ़ गया है, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है विजन करेक्शन, जहां पर हमको इस रे ऑप्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड, ऑप्टिकल फाइबर्स। बहुत से बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, बहुत से बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उससे आज कोई भी इंसान दूर नहीं है, अछूता नहीं है, क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे? हमारे घरों में जो लैंड वायर आ रहा है, जो हमारे डेटा हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक तो हम कर रहे हैं वायरलेस के ज़रिए, भाई मोबाइल के ज़रिए 4G है, 5G, इसके ज़रिए हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इसके ज़रिए बहुत अच्छी स्पीड आपको नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा डेटा आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और डेटा आपका सिक्योर भी नहीं है। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, इसलिए डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज़ करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड देने वाला एक जरिया है। इसलिए अब इस टाइम पर नॉर्मली हर घर में सेटअप बॉक्स लग रहे हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ लैन वायर या वायर थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, इस तरीके से हमारे घरों में इंटरनेट भी पहुंच रहा है। फोर्थ है मेडिकल इमेजिंग। हम लोग जानते हैं कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को जो बॉडी के अंदर उसको डायग्नोस करने के लिए कुछ मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मशीन्स भी आपकी कहीं ना कहीं रे ऑप्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे एक्सरे मशीन, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्सरे किस तरीके से बॉडी को डायग्नोस करती हैं, क्या करती हैं, बहुत छोटा सा बताया था, कभी डिटेल में बात आएगी तो उसके बारे में कर लेंगे। तो एक्सरेज भी हमारी जो मेडिकल इमेजिंग हो रही है, जो डायग्नोस हो रही है, उसमें एक्सरेज का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी रिलेट करती है रे ऑप्टिक्स से।
इसी तरीके से जो सीटी स्कैन है, जो हमारी बॉडी की पूरी, आपने अगर देखा हो सीटी स्कैन मशीन होती है, एमआरआई मशीन होती है, पूरी पूरी बॉडी उसके अंदर चली जाती है और उसकी इमेजिंग होती है, उसकी इमेज ली जाती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की इमेज ली जाती है। वो कहाँ से हो रहा है? वो सब हो रहा है सीटी स्कैन मशीन में। और ये किस पर डिपेंड करती है? ये भी रे ऑप्टिक्स पर डिपेंड करती है। और एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी क्या है? एंडोस्कोपी एक वायर है जो कि मुंह के जरिए पेट के अंदर उतारी जाती है और पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कैंसर है, कोई जख्म है, कुछ भी है, एंडोस्कोपी के जरिए उसमें एक वायर है, एक मोटा सा ट्यूब होता है जिसके आगे कैमरा लगा होता है और पूरी उसकी जो है वीडियो बनती है, पूरी इमेजिंग होती है, जिसके ज़रिए से हमको ये मालूम चलता है कि बॉडी के अंदर पेट में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं एंडोस्कोपी के ज़रिए भी हमको मालूम चल रहा है कि रे ऑप्टिक्स की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है। तो बच्चों, इस लेक्चर में हमने बहुत ही ब्रीफ में समझा कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम रे ऑप्टिक्स को पढ़ें और प्रैक्टिकली ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है। और ये जितने भी मैंने आपको एप्लीकेशंस बताए हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस करियर बिल्डिंग एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल मेडिकल इमेजिंग में इमेजिंग एक अलग करियर का शोबा बन चुका है, पार्ट बन चुका है कि रेडियो डायग्नोसिस के लिए एमबीबीएस के बाद अलग से एक कोर्स हो रहा है। ठीक है, एमबीबीएस से पहले कोर्स हो रहा है, ग्रेजुएशन लेवल के बाद कोर्स हो रहा है कि किस तरीके से हम मेडिकली डायग्नोस कर सकते हैं बॉडीज को। ठीक है, इसी तरीके से विजन एंड करेक्शन के अंदर करियर का बड़ा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स होता है। इसमें सारी की सारा इसी के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है, 4 साल का कोर्स है। तो जितने भी ये एप्लीकेशंस हैं, ये पूरे करियर बिल्डिंग एप्लीकेशंस हैं। इसलिए हमने ये समझा इस लेक्चर में कि क्यों ज़रूरी है रे ऑप्टिक्स को पढ़ना, प्रैक्टिकली हमारे लिए कहाँ पर ये यूजेबल है और हमारे करियर में आगे हमको कहाँ कहाँ फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, इस पूरी यूनिट को हम लेकर चलेंगे, एक एक चीज़, एक एक बारीकी हम इसकी लेकर चलेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। ठीक है।